आज का टॉपिक जो डिस्कस करेंगे उसका नाम है पॉलिटिक्स एक बिजनेस। जैसे अब हम देखते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं और हमारे इंडिया में जो एक मीडियम सतह का एक बिजनेस होता है। एक तो मल्टीनेशनल हो गया, जैसे ये टाटा, रिलायंस, ये सब एक छोटा हो गया। एक मिडिल जिसको हम कह सकते हैं ना, जो स्टेट लेवल पे या फिर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक फाइनेंशियली साउंड एक बिजनेसमैन होता है। तो ये उस चीज़ से इसको हम उस परसेप्शन को हम लेके चलते हैं पॉलिटिक्स के साथ साथ। एग्जांपल है कि एक छोटा सा बिजनेस हाउस है, जॉइंट हिंदू फैमिली, हिंदू या किसी भी कास्ट का कह सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट आप मान लें। कोई भी एक बिजनेस है, जॉइंट फैमिली का बिजनेस है, 3 या 4 समझे उसमें भाई हैं, आगे उनके बच्चे हैं, मैन पावर की कोई कमी नहीं है और बिजनेस चलता बहुत अच्छा है। तो अ, उनको अलग अलग काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये सिचुएशन का जो बिजनेस है, अच्छा अब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, इन इस तरह के जो बिजनेस हैं, जो बिजनेस हाउसेस हैं, इन लोगों के ऊपर प्रेशर पड़ना शुरू हो गया पिछले 10 साल से। प्रेशर कैसे, जैसे लेबर लॉज हो गया, और फिर ये पोल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, काफ़ी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो गए। इन सब के चलते इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम महसूस हुई कि बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए इन लोगों ने एक बहुत ही सुंदर, जिसको कह सकते हैं, या बहुत ही चालाकी के साथ इस चीज़ की बहुत ही रेमेडी निकाली। वो क्या थी? 4 भाई हैं, 3 अपना कंसंट्रेट कर रहे हैं बिजनेस के ऊपर। एक भाई को इन्होंने फारिग कर दिया कि आपने बिजनेस के ऊपर कंसंट्रेट नहीं करना, आप धीरे धीरे जो लोकल लेवल की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर आप पार्टिसिपेट करें। पैसा, अच्छा पैसा होता है, वो क्या करता है, उस पैसे के बल पे धीरे धीरे पार्टी, जो वो पार्टी वो चूज़ करता है जो जिसको पता है कि या तो वो पावर में है या आने वाले टाइम में पावर में आएगी। सबसे पहला स्टेप ऐसी पार्टी का पता करना हो गया। उसके बाद जो उनके लोकल लेवल के जो नेता, जिसको हम कह सकते हैं, धीरे धीरे ये उनसे कांटेक्ट करते हैं। अब चूंकि ये पैसे वाले लोग हैं, उनको पैसा चाहिए, तो ये इनके एक फ़ोन के ऊपर ऐसे पार्टी के 36 जो लोकल लीडर्स हैं इनके पास हाजिरी लगाने पहुंच गए। उनसे मिले, इन्होंने इच्छा जाहिर की कि भाई मैं आपकी पार्टी ज्वाइन हो गया। धीरे धीरे ये पार्टी में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ये टर्म जो मैंने यूज़ किया है, इन्वेस्ट, इसको बिल्कुल एंड तक याद रखिएगा कि इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कोई भी बिजनेस है वो सिर्फ 2 चीज़ के ऊपर चलता है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉफिट। कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी बिजनेस है, उसका एक और सिर्फ एक मोटिव होता है, उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। तो ये भी एक बिजनेस आप मानकर चल रहे हैं। पैसा उसने थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू किया, धीरे धीरे टाइम निकला, धीरे धीरे उसका पार्टी में कद बढ़ता चला गया, और टाइम निकला, पैसा और लगता गया, इन्वेस्टमेंट और होता गया। जैसे जैसे ये पैसा ज़्यादा लगाएगा वैसे वैसे पार्टी में इसका कद बढ़ता जाएगा। टाइम निकल गया, 2 महीने 3 महीने, समझे इलेक्शन अनाउंस हो गए कि हाँ भाई 2 महीने बाद इलेक्शन होने हैं। फिर इनका जो मेन मकसद होता है वो शुरू होता है जी। सबसे पहले क्या करते हैं, जो लोकल मीडिया है, सिटी बेस्ड जिसको हम कह सकते हैं, छोटे छोटे न्यूज़पेपर हैं, ये जो स्टेट बेस्ड न्यूज़पेपर हैं, ये इनके अंदर पेड न्यूज़ लगाते हैं और वहाँ पे खूब भीड़ भाड़ वाली फ़ोटो खिंचवाते हैं कि इसने पार्टी ज्वाइन की और इतने मेंबर्स बनाए। ये सब काफ़ी पेड न्यूज़ एक गिमिक ही खेलते हैं, अपने आप को खूब पॉपुलर दिखाते हैं उस लोकल मीडिया के अंदर। किसको? जो जिस पार्टी के मेंबर्स हैं उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए उनकी हाई कमांड को। अब इस चीज़ में ये लाखों करोड़ों रुपया खर्चते हैं इस पेड न्यूज़ के लिए। इन्वेस्टमेंट याद रखिएगा प्लीज़। अब
जितनी भी पार्टीज़ हैं सबके हेड क्वार्टर्स हैं नई दिल्ली। अब पीछे कुछ 3-4 स्टेट में जो है इलेक्शन सभी हुए हैं, वहाँ का कुछ ट्रेंड मैं आपको बता देता हूँ। हाई कमांड है दिल्ली, टिकट चाहिए, और एक एक शहर के लिए दर्जनों उम्मीदवार हैं। कुछ पार्टी के रेगुलर हैं जो काफ़ी टाइम से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे हैं। और ये मिस्टर बिजनेसमैन जो हैं ये भी हैं, इनको मिस्टर एक्स का नाम दे देते हैं। मिस्टर एक्स को चला पता कि इलेक्शन होने हैं, टिकट चाहिए। इन्होंने फ़ौरन अपना 20-30-40 जो दोस्त हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पार्टी के या अपने सर्कल के, उनको इकट्ठा किया। बड़ी बड़ी कारों में बैठ के ये लोग पहुंच गए दिल्ली। अब बड़े लोग हैं, ठहरने के लिए चाहिए 5 स्टार होटल। तो जहाँ भी पार्टी का हेड ऑफिस है उसके पास नज़दीक कोई सा भी जौन सा 5 स्टार होटल है, ये वहाँ पर जाके ठहर गए। अब 20-30 जने हैं तो कमरे भी इतने तो चाहिए ही। अब आप ये सोचते जाएं कि जो पैसा ये लगा रहे हैं लोगों को इकट्ठा करना, गाड़ियों पे जाना, और फिर वहाँ पे 5 स्टार होटल के अंदर कमरे बुक करने और वहाँ पे रहना। 5 स्टार कमरा जो ये लेंगे, एक दिन का खर्चा आप समझ सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस चलता है 20 से 25 दिन, कि इन्हें उसी 5 स्टार कमरों में रहना होता है। रोज़ सुबह पार्टी हाईकमांड का उसमें जाके हाजिरी लगानी होती है, वहाँ पे डिस्प्ले करना होता है, प्रेशर बनाना होता है। टिकट चाहिए जी। टाइम निकल गया, वहाँ पर गए, वहाँ बकायदा एक मंडी जिसको हम कहते हैं ना, बोली लगती है कि जैसे ये आईपीएल में फलां खिलाड़ी के इतने पैसे, वैसे ही टिकट के लिए बोली लगती है। हाँ, फलां शहर के लिए टिकट की बोली लगी। अब ऐसे करके इसी बार एक एक टिकट 8 से 10 करोड़ रुपए का पार्टी फंड के नाम पे पैसा लिया जाता है, और एक एक टिकट 8 से 10 करोड़ रुपए में बिका। अब तक आप देख लें कि ये एक आदमी तकरीबन 50 से 60 करोड़ रुपया खर्च चुका है इस स्टेज तक आते आते, और अभी इसको टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। 8 या 10 करोड़ और लगाया, ठीक है जी, टिकट कंफर्म हो गया। श्रीमान जी टिकट लेकर के शहर में वापस आ गए। उसके बाद एक बहुत बड़ी पार्टी, एक रैली कह सकते हैं, होती है। जीप के ऊपर हजारों लाखों लोग इकट्ठे किए जाते हैं कि हाँ जी जिंदाबाद, इनको टिकट मिल गया। उसमें भी खर्चा, पैसा चल रहा है लगातार। और इस पोजीशन तक जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर किसी इलेक्शन कमीशन की कोई नज़र नहीं अब तक गई, कोई हिसाब मांगने वाला नहीं है। और आप इन्वेस्टमेंट देख लें कितनी हो चुकी है। बड़ी बड़ी पार्टीज हुई, ठीक है, चलो टिकट मिल गया, पब्लिसिटी होगी सब। कट टू इलेक्शंस की तैयारी शुरू हो गई। इलेक्शन की तैयारी शुरू हुई, सबसे पहले इन्होंने क्या है, बड़ी बड़ी रैलीज करनी है। बड़ी रैलीज के लिए बड़े बड़े स्पीकर्स चाहिए। स्पीकर्स यानी कि इनकी जो पार्टी के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो चाहिए कि वो यहाँ पर आकर इनके हक में कैंपेनिंग करें, बड़ी बड़ी रैलियों को में आकर के भाषण दे। इस मामले में पार्टी की एक कंडीशंस होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। वो पहले जो उनका लोकल लेवल का जो भी इंचार्ज है उससे पहले कंफर्म करेंगे, अगर हम यहाँ आएंगे कितने यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे। ऐसा ना है हो कि भाई इतना बड़े कैलिबर का नेता आ जाए और लोग सुनने वाले यहाँ पे 1000 भी ना इकट्ठे हों। तो पहले एश्योर वो करेगा कि हाँ इतने लाख लोग हम यहाँ पे इकट्ठे करेंगे, इतना मीडिया का कवरेज यहाँ पे रहेगा। फिर वो डिसाइड करते हैं कि अपना कोई बड़ा स्टार प्रचारक जिसको आजकल बोला जाता है उसको भेजें कि ना भेजें। इतना क्राउड जुटाना 5 या 6 रैलियों के लिए काफ़ी पैसा लगता है। बिना पैसे के आजकल कुछ नहीं होता, ये आपको भी पता है। करोड़ों अरबों रुपया इन रैलीज के ऊपर खर्च हो गया। मीटर डाउन है इन्वेस्टमेंट का, उस चीज़ को मत भूलिएगा। इन्वेस्टमेंट वो चल रही है बाकायदा। बड़ी बड़ी रैलीज हुई, 2, 3, 4, 10 जितनी मैक्सिमम कर सकते हैं, सब में पानी की तरह पैसा इन्वेस्ट इन्होंने किया है। चलिए जी रैलीज ख़त्म हो गई। वोट लेने के लिए कितना पैसा ये लोग पानी की तरह उसको स्पेंड करते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। हर चीज़ नशा है, कोई ऐसा नशा नहीं है जो नहीं ये बांटते हैं। वोट खरीदना, बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो हमें पता है, हम एडमिट नहीं करते, एडमिट करते भी हैं लेकिन हम ज़्यादा सोचते नहीं है। ठीक है, पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। इलेक्शन हुआ, जीत गए। उसके बाद जीतने के बाद दोबारा से पार्टीज, फिर इन्वेस्टमेंट। जीत गए, ठीक है जी,
अब इनका जो ये मोटिव था वो सॉल्व हो गया, एमपी एमएलए बन गए। अब इसके बाद पॉलिटिक्स ख़त्म, बिजनेस शुरू, यानी कि पॉलिटिक्स बैक सीट पे आ गई, बिजनेस मेन सीट पर आ गया। इन्वेस्टमेंट मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ कि उसको ध्यान रखें। अब बिजनेस है, कोई छोटे से छोटा बिजनेसमैन है, जब तक पैसा नहीं लगाएगा, जब तक उसको पूरा यकीन नहीं होगा कि हाँ भाई मैं प्रॉफिट 100 गुना प्रॉफिट मैं निकाल लूँ, इनका भी यही मकसद होता है, हम सब जानते हैं। अब इस माइंडसेट का एक अगर आपका नेता है जो आप सब लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, पहले तो आप खुद ही सोच लें कि क्या होने वाला है आप लोगों का। आप उससे क्या उम्मीद करते हैं कि वो महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू या जो ये बड़े बड़े लीडर्स हुए हैं, इनके आसपास में इनका कोई विजन होगा? इनका विजन कहाँ तक है? सिर्फ और सिर्फ पैसा और अपना बिजनेस। अब जो सबसे पहला इनका एम था वो सॉर्ट आउट होएगा। अब आप ये देखें, इनका जो बिजनेस है जो चल रहा है, ना कोई बिजली वाला परेशान करेगा, ना कोई लेबर लॉज वाला आएगा, ना कोई पोल्यूशन वाला आएगा, एक्स वाई जेड, कोई इनकम टैक्स, कोई सेल्स टैक्स, कोई चेक करने इनका नहीं आने वाला, क्योंकि बड़े भाई साहब हमारे एमपी हैं या एमएलए हैं। अब सबसे पहला जो मोटिव मैंने जो सबसे सबसे शुरू में जो आपको जिक्र किया था वो सॉर्ट आउट हो गया कि जितने भी बिजनेस में परेशानियां हैं वो सारी साइड हो गई। उनमें जो रिश्वत देनी पड़ती थी या जो परेशानी थी वो सारी सॉर्ट आउट, मंत्री जी की फैक्ट्री है या एमपी की फैक्ट्री है, आसपास कोई भी आने वाला नहीं है। चलो जी, बेसिक जो इनका पर्पज़ था सॉल्व हो गया। उसके बाद सेकंड आया जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो इन्वेस्टमेंट, पैसा पूरा करना है। अब ये लोग क्या करते हैं, पैसा पूरा करना है, जो सबसे पहले तो जो एक एरिया के लिए डेवलपमेंट फंड्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट, काफ़ी पैसा आता है कि आप उसको लगाएं डेवलपमेंट के ऊपर। वो सारा पैसा अभी कुछ दिन पहले मैं प्रोग्राम देख रहा था टीवी पर, 100 रुपये में से सिर्फ 15 रुपया आम आदमी तक पहुंचता है जिसके लिए वो आता है, बाकी 85 रुपया ऐसे लोगों की जेब में ही जाता है, ये सबको पता है। वो 15 रुपया आम पब्लिक के पास पहुंचता है, बाकी 85 पैसे पब्लिक के पास नहीं पहुंचते, वो इन जैसे लोगों के पास ही रहते हैं। उसके बाद इनके सोर्स एक मैंने बताया। उसके बाद जितने भी इनका जो एरिया है, जितना भी उसके अंदर डेवलपमेंट वर्क्स हैं, उन सब के लिए टेंडर्स निकलते हैं, ठेके जिसको बोलते दिए जाते हैं। उसमें कमीशन 30%, 40-50% तक भी जो है कमीशन उसमें चलता है। जिस भी ठेकेदार ने एक कोई सड़क बनानी है, 40 या 50% वो ऑलरेडी कमीशन दे चुका हो, 10% और छोटी मोटी मान लें, 60% जो कमीशन देगा, बचा 40, वो क्या आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसी सड़क बना के दे जो 10 साल तक टूटे ही ना? ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अब वो ठेकेदार बेचारा क्या करें, उसको हम बाद में बोलते हैं कि ऐसा सामान लगा दिया, उसका बेचारे क्या कसूर है? ठीक है जी। अब वो जो 50% कमीशन है वो उनके पास आ गया, ठीक है। उसके बाद जो डेवलपमेंट फंड्स थे वो। तीसरा, जितने भी इनके एरिया में ब्यूरोक्रेट्स अपॉइंट होते हैं, पुलिस हो गया, सिविल सर्वेंट्स हो गए, जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं छोटे बड़े, जितनी भी पोस्टिंग्स हैं, उन सब के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस चलता है। बाकायदा इन्होंने रेट तय करते हैं लोग कि उस जगह पे पोस्टिंग के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा हर महीने, उस जगह के लिए इतना पैसा। ये पूरा का पूरा चार्ट एक बना हुआ होता है जिसके लिए ये पैसा लेते हैं। ये सब अपना इन्वेस्टमेंट पूरा कर रहे हैं। अब ये सब तो एक रिवायती चीज़ें हैं जो सब जानते हैं। एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, मेरा जो थीसिस जिसको भी कह सकते, मैं आपसे शेयर करता हूँ। देखिए, हमारा कोई भी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट हमको दे रही है या देती है, और हम सब सोचते हैं कि इनको डेवलप करना चाहिए, लेकिन डेवलप नहीं हो पाते। उसका कारण भी इस चीज़ से ही जुड़ा हुआ है। आप देखें, सबसे पहली चीज़ आप मान के चलिए ट्रांसपोर्ट। इस तरह का जो बिजनेसमैन है, ठीक है, वो सब पैसा इसका पूरा वो करने में लगा है।
अब ये क्या करते हैं, अपने नाम से तो नहीं, खैर अपने भाइयों के नाम से या अपने किसी भी रिश्तेदारों के नाम से समझे इन्होंने खोल लिया एक ट्रांसपोर्ट कंपनी जिसमें चलती हैं प्राइवेट बसेज। अब जो सरकारी बस चलती हैं उसके ऊपर जितना भी मेहनत स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है वो सब बेकार, क्योंकि अब इन्होंने क्या करना है, धीरे धीरे जितने भी प्लस पॉइंट्स सरकारी ट्रांसपोर्ट के हैं वो शिफ्ट करने हैं अपना खुद की जो निजी ट्रांसपोर्ट है उसके लिए। अच्छे अच्छे जो रूट्स हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट बस सब कुछ हट जाएंगी। वैसे रूट्स जहाँ पे गवर्नमेंट बस चले तो काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा हो, ऐसे ऐसे जो रूट्स हैं वहाँ पर जानबूझकर शेड्यूल ऐसा करते हैं कि जो गवर्नमेंट की बसेज हैं वो वहाँ पर जाए ही ना, और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट बसेज चलें जो कि इनकी खुद की होती हैं और इससे इन्होंने पैसा कमाना है। तो ट्रांसपोर्ट का बेड़ा गर्क, ये तो फैक्ट है, निश्चिंत है। आप किसी भी स्टेट का किसी भी डिस्ट्रिक्ट का ट्रांसपोर्ट का स्ट्रक्चर देख लीजिए, एकदम से जब शुरू होता है अच्छा रहता है, धीरे 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 करके वो नीचे हो जाता है। जो उसका मेन कारण है वो यही है कि नेताजी ने अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी अलग से एक खोल रखी है, उसको चलाना ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट की तो चलो बाद की बात है, जितने जितने भी उसके बेनिफिट्स हैं वो सारे इन्होंने धीरे धीरे करके अपने प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिए। दूसरा चीज़ अस्पताल, जिसको हम बोलते हैं सरकारी अस्पताल। अब ऐसे ही इनके किसी रिश्तेदार ने, भाई ने एक प्राइवेट 2-3 हॉस्पिटल खोल दिए। अब उनको चलाना है, पेशेंट सारा वहाँ पे आना चाहिए, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है। अगर गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स जो हैं अगर ये उनका डेवलपमेंट करेंगे, वहाँ पे मशीन्स लाएंगे, लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे कि आप वहाँ पर जाओ, तो वो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं ना जी, वहाँ कोई नहीं जाने लगा। ठीक है, तो अब अगर ये डेवलप करना है इन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को है, तो सरकारी में क्या ये लोग कंसंट्रेट करेंगे? जितनी वहाँ दवाइयाँ आती हैं, जितनी वहाँ फैसिलिटीज़ होती हैं, सारी ट्रांसफ़र हो जाती हैं बैकडोर से इनके प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ठीक है, ट्रांसपोर्ट गया, हॉस्पिटल गया। तीसरा हो गया स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल। ऐसे ही इनका जो सर्कल है उसमें बड़े बड़े जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं आजकल स्कूल्स में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी प्रॉफिट वाला बिजनेस है। तो ऐसे ऐसे हाउस इनके टैग्स हैं। अब अगर सरकारी स्कूल में अच्छे टीचर्स होंगे, पूरे टाइम पे पढ़ाएंगे, सब कुछ वहाँ पे कंसंट्रेशन के साथ करेंगे, तो प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं आनेगा, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स बहुत महंगे होते हैं, काफ़ी मोटी मोटी फीस हैं, ड्रेसेस के खर्चे हैं, किताबें ले, काफ़ी मोटा उसमें इन्वेस्टमेंट या पैसा लगता है एक गरीब आदमी का। लेकिन वो मजबूर है क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वहाँ पे रहेगी। स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, खाने को ठीक नहीं मिलता है, ठंडा पानी बहुत दूर की बात, पानी नहीं मिलता है। वो मिलेगा भी क्यों? अगर वहाँ पानी मिलेगा तो नेताजी के स्कूल में कौन जाएगा? तो नेताजी ने स्कूल चलाना है, तो अभी तीनों चीज़, ट्रांसपोर्ट भी हो गया, स्कूल भी हो गया, हॉस्पिटल भी हो गया, तीनों चीज़ें गई। ऐसे और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं हम कर पाएंगे। ठीक है, अब ऐसी सूरत में हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि डेवलपमेंट होगा, एक गरीब आदमी को कोई फैसिलिटीज़ मिलेंगी? ये सारी फैसिलिटीज़ प्राइवेट सेक्टर में शिफ्ट हो गई, क्योंकि नेताजी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसको पूरा करना है। टाइम कम है, पैसा ज़्यादा कमाना है। अब टाइम है थोड़ा, और पता नहीं अगले साल इनको दोबारा से सीट मिले ना मिले, ये जीते या ना जीते। 5 साल का टाइम बहुत थोड़ा होता है। अब वो 5 साल में ये अपने इन्वेस्टमेंट को पूरा करेंगे या पब्लिक के लिए कुछ सोचेंगे? आपको समझदार है, पॉसिबल नहीं है। अब ऐसी सूरत में मैं नहीं समझ पाता हूँ कि हमारी सो कॉल्ड सिविल सोसाइटी है, काफ़ी पिछले टाइम से करप्शन के लिए है, लोकपाल बनाना है, काला पैसा वापस लाना है। हम लोग पता नहीं क्यों रियलिटी फेस नहीं करना चाहते हैं, या हम जानबूझ के भी अनजान बनने की कोशिश करते हैं कि लोकपाल बिल बनेगा तो ये करप्शन कैसे हटेगा। ऐसा आदमी, जो मैंने भी आपको सारा चीज़, जो मैंने पूरी पिक्चर भी आपको क्लियर की है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऐसे आदमी के नेता होते हुए कोई ऐसा बिल बनेगा? पहले तो बनेगा ही नहीं, बन भी गया तो इम्प्लीमेंट सवाल ही पैदा नहीं होता। ये पॉसिबल ही नहीं है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है, ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। एक छोटी सी चीज़ और देखें एक बड़ी ताज्जुब की चीज़ है, एक रिक्शा वाला, उसको रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? एक बड़ा बिजनेसमैन। रिप्रेजेंट मतलब भी एमपी है, एमएलए है, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, मेरा है, जो मेरा यहाँ जो चौकीदार काम करता है उसका है, जो झाड़ू मारता है उसका है, जो रिक्शा चलाता है उसका है। अब रिक्शा चलाने वालों का, एक झाड़ू सड़क पे मारने वाले का, एक गरीब आदमी का, रोज़ कमाने वाले, रोज़ खाने वाले का,
जो रिप्रेजेंटेटिव है वो ऐसा एक बिजनेसमैन है जो घंटों के हिसाब से नहीं, सेकंडों के हिसाब से पैसा कमाता है। जिस आदमी को पता ही नहीं कि गैस का जब सिलेंडर चाहिए होता है तो सुबह सुबह 5 बजे उठकर कैसे लाइन में खड़ा होना पड़ता है। इनके एक कॉल पे एक सिलेंडर, 50-60 सिलेंडर आएंगे सिर्फ एक एक फ़ोन करने पे। अब ऐसे आदमी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है जिसको पता ही नहीं है। राशन महंगा हो गया, इनको पता ही नहीं है कि राशन की लाइन में जब खड़े होते हैं तो कितना टाइम लगता है, कितना अ, इस चीज़ के लिए गुस्सा आता है सोच के कि ऐसे लोगों के रिप्रेजेंटेटिव, ऐसे ये नेता हैं जिनको इन सब चीज़ों के बारे में दूर दूर तक भी कोई नॉलेज नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा प्रैक्टिकल सोचने की ज़रूरत है, आप लोग भी सोचें। इस चीज़ को हमें फेस करना चाहिए कि जब तक ये पोजीशन ऐसे, अब ये चीज़ें कंट्रोल कैसे हो सकती हैं? सबसे बड़ी बेसिक जो हमें ठीक कर सकते हैं वो है पार्टीज़। जो पार्टीज़ हैं बड़े बड़े, इनको चाहिए कि टिकट ऐसे आदमी को दें जो हकदार हो, जिसको कह सकते हैं कि हाँ, कि अगर वो चुन के आएगा तो आम पब्लिक का भला करेगा। अब लेकिन ये पैसा इतनी बुरी चीज़ है, ईमानदार आदमी पैसा दे ही नहीं सकता टिकट के लिए, बेईमान आदमी पैसा दे सकता है टिकट के लिए, उसको टिकट मिल भी जाएगा। तो एक ऐसा ऐसा आदमी हम नहीं कह सकते कि हाँ भाई हमारे देश की तरक्की के लिए कुछ कर सकता है। तो ये चीज़ सोचने की ज़रूरत है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दें। एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ। वैसे मैं न्यूमरोलॉजी में बिलीव नहीं करता हूँ, ये जो नाम के स्पेलिंग्स हैं। मैं और मेरा एक दोस्त है, हम बैठे डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने कहा यार ऐसा क्या चीज़ है कि अगर हमने किसी चीज़ को फेल करना है उसके नाम की स्पेलिंग्स बदल दें, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ऐसा कुछ मुझे एग्जांपल बताओ। अब हंसने की बात है, वो तो नहीं बता पाया, मैंने उसको बताया कि हाँ ऐसे स्पेलिंग या कोई वर्ड आगे पीछे करने से किसी भी चीज़ को हम फेल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो तो नहीं बता पाया, मैंने उसको बताया। मैंने कहा जो भी पर्टिकुलर एक चीज़ है, समझो स्कूल है, किसी का स्कूल है, हमने वो फेल करना है, उसके पीछे सरकारी लगा दो। किसी की बस कंपनी है, उसके पीछे सरकारी लगा दो। किसी का अस्पताल है, उसको आपने फेल करना है, उसके पीछे सरकारी लिखवा दो। अब न्यूमरोलॉजी के तरीके से या पता नहीं ऊपर वाली क्या दया है इस नाम के ऊपर, सरकारी, जिस चीज़ के पहले सरकारी नाम लग जाएगा वो चीज़ फेल हो जाएगी। तो ये एक बड़े नुक्ते की बात है। अगर किसी और का बिजनेस फेल करना हो इन 3 चीज़ों का, तो कुछ ना करें, सिर्फ और सिर्फ उनके नाम से पहले सरकारी लगा दें, बिजनेस फेल हो जाएगा। ऐसे होता है, ऐसे ही होता रहेगा। ठीक है, ऐसे अब टॉपिक्स के लिए मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, आपसे बात करूँगा, और कुछ गलतियाँ भी होंगी, प्लीज़ आप उनको नज़रअंदाज करें। और मैं आगे कोशिश करूँगा कि और इस तरह के टॉपिक्स आप लोगों के साथ डिस्कस